मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक से शिष्टाचार भेंट की है। और वहीं फार्मासिस्ट बेरोजगार युवाओं ने नियुक्ति की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी के आवास पर जमकर यह प्रदर्शन किया। फार्मासिस्ट छात्रों का कहना है कि सभी 450 छात्र पढ़ाई करने के बाद चयनित हुए हैं और 4 साल से लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। अब फिलहाल पुलिस एक्शन में आ चुकी है और यहाँ पर जो यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे थे, जो चयन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ बैठा लिया गया है। हमने सीएम आवास आया लेकिन हमको यहीं पर रोक दिया, यहाँ जाने पर नहीं दिया, पुलिस द्वारा हमको यहीं रोक दिया गया। हम सीएम साहब से मिलने के लिए अंदर जाने वाले थे लेकिन जाने नहीं दिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर अब गिरफ्तार हो चुके हैं। इनको अरे 4-5 साल हो गए भर्ती को हमारे, जिसके बाद जो सिर्फ आश्वासन देता है, ना सरकारी वकील एक बार खड़े होकर पैरवी करता है कोई भी। कहां से हमारी ज्वाइनिंग होगी, परेशान कर लिया सबने मिलके। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि क्या मामला कोर्ट भी गया था, ये जी कोर्ट गया था, कोर्ट में गया है, लेकिन मामला वहां से 90% की सीटें क्लियर है, 10% पे स्टे है। 10% के चक्कर में सारी सीटें जो हैं रोक रखी हैं। अरे हम कहते हैं आप पूरी करना चाहते हैं तो 10% क्लियर तो कराइए, 10% भी क्लियर नहीं करा रहे हैं। ना इनके सरकारी वकील कोई आता है, बस परेशान कर रखा है। आज 5 साल हो गए हमारी भर्ती को लटके हुए। पिछले 5 वर्षों से किसी का बाप मर गया, किसी के परिवार में उसकी शादी टूट गई, मगर इतने शासन को और ना आयोग को फिक्र है हमारी। हमने पेपर पढ़ के निकाला था, और अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उनसे कह दीजिए योग्यता में एक बात और बढ़ा ले कि पढ़ाई लिखाई के साथ 4 साल धरना और 1 साल कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसे नौकरी मिलेगी। देखिए ये आक्रोशित छात्र हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि 5 साल से ये अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 10% छात्र जो चयनित थे उनको लेकर पूरी भर्ती पे रोक लगा दी गई। लगातार अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी निष्कर्ष निकलते नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। और वही बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे से भी ज्यादा की हड़ताल जारी है। राज्य में कई जिलों में अंधेरा ही अंधेरा है, लोग परेशान हैं। गाजीपुर में आज शाम होते ही बिजली के गुल रहने से अंधेरा पसरा हुआ है। हॉट बाजार की दुकानें अंधेरा होने से पहले ही बंद हो गई। लोग किसी तरह से जनरेटर चलाकर पानी की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर धूप अंधेरा देखने को मिल रहा है। यह तस्वीरें आपके सामने है, गाजीपुर, काशी, मुजफ्फरनगर की यह तस्वीरें हैं। और उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री से संबंधित आंदोलन की मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण पूरी तरह से नियंत्रण में है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। पिछले 5 दिनों से बिजली कर्मचारियों के कुछ संगठन अपनी एक संघर्ष समिति बना करके आंदोलन के मार्ग पे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमने उनसे बार बार वार्ता करने का, उनके साथ बैठ करके उनकी बातें सुनने, समझने और उसका निस्तारण करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हुई, बात नहीं बनी। आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं। अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं और वार्ता के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग इस पक्ष को, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और वहीं यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति 2 दिवसीय दौरे पर जिले में आई हैं, जहां पर उन्होंने आज जिले के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही सांसद खेल स्पर्धा के तहत ग्रामीण खिलाड़ियों को सांसद ने सम्मानित किया है। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आई। वहीं उन्होंने जिले के अमोली ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बेड के चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन भी किया है। साथ ही बकेवर में नवनिर्वाचित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी किया गया। हम बचपन से सुना करते थे
कि आज गांव से ब्लॉक से खेल करके आज जिले में स्पर्धा में जीत करके आए। ये एक तरह का पुरस्कार बच्चों के प्रोत्साहन के लिए है कि कम से कम दूसरा बच्चा भी देखे कि हम भी ऐसा करें तो हम भी जीत करके आगे जा सकते हैं। और यही कारण है, आप देख रहे हैं खेल में भारत जिस तरह से हर क्षेत्र में अभी कई सालों के बाद जीत करके आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि सांसद खेल स्पर्धा रख करके जो जिलों में खेलने वाले बच्चे हैं, चाहे खो-खो हो, कबड्डी हो या अन्य हो, आप देख रहे थे बच्चियों के अंदर कितना हौसला था कि बच्चियां भी आगे खेल के जा सकती हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जिले में जो हमारे बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए, उन बच्चों को शुभकामना देती हूँ। और इसके लिए जिले के प्रशासन को भी, CDO साहब को भी और खेल क्रीड़ा अधिकारी जी को, और सबसे मैं तो बाहर थी, लगातार बाहरी होने के कारण एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण मैं 3 दिन से बिल्कुल चलने में भी असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज बच्चों के बीच में आई हूँ। इसके लिए जिलाध्यक्ष जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से सबका समन्वय बिठा करके आयोजित किया। अभी रात में मोदी मैदान में क्रिकेट का समापन है, वहाँ भी मैं रहूँगी। और उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में सूबे के राज्य मंत्री असीम अरुण पहुंचे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री असीम अरुण ने जनजातीय धन्यवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो पहुंचे थे इस कार्यक्रम में, और उनके पहुंचने पर जनजाति में सम्मिलित गौंड समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने धार्मिक जनगणना कराने की मांग उठाई है। दरअसल वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दूसरे धर्म के लोग भारत में रहकर अन्य धर्मों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। धार्मिक संख्या जानना बेहद जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के नवाचार के मामले में छलांग लगाने पर बीजेपी सांसद ने बताया कि योगी सरकार ठीक से काम कर रही है। मैं पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, राज्य सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं। समस्त जितने भी सनातनी विचारधारा के, जितने भी पूजा पाठ में हम अपने विचारधारा रखने वाले लोग, और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि 1 लाख रुपए की राशि, ये बहुत बड़ा संदेशा गया है। और मैं इसके लिए दिल से पूज्य महाराज जी की सरकार को, डबल इंजन सरकार को बधाई देता हूं। इससे अद्भुत कभी किसी ने सोचा नहीं था। सारे जितने पुजारी हैं, मंदिर की समिति है, मंडल है, जितने भी गांव देहात ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सब में खुशी की लहर है। नहीं, देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के लोकतंत्र में एक महती भूमिका निभाई है, और उन्होंने इस देश को संदेश दिया है कि इस देश में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। और एक समरसता की बात उन्होंने अपने जीवन में कही है, और निश्चित रूप से इस देश के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। तो उनकी जयंती तो हम सभी लोग वैसे ही मनाते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव, जब हम सरकार में नहीं थे तो भी हम उनकी जयंती मनाते थे। और हमारे, आपने देखा होगा, जो हमारे बूथ के 6 काम हैं कि जो हम लोग करते ही करते हैं, उनमें एक काम बाबा साहब जी की जयंती का है। और कानपुर देहात के माथी मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मुर्दा अपने पैरों से चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया और जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताकर अपने आप को जिंदा करने की भी उसने मांग की है। दरअसल कानपुर देहात के ब्लॉक मालसा क्षेत्र के ग्राम सितरा बुजुर्ग गांव का रहने वाला बुजुर्ग राम अवतार, जो कि सचिव ने कागजों में उसको मृत घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से बुजुर्ग किसान को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया था और कई महीनों से उसको किसान सम्मान निधि और वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही थी और अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने शुरू कर दिए। लेकिन काफी समय तक चक्कर काटने के बाद उसको पता चला कि कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से सभी सरकारी सुविधाएं उसकी रोक दी गई थी। पेंशन में मृत घोषित कर दिया है। हम 3 साल से बराबर चक्कर लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मृत घोषित कर दिया आपने? मृत कब किया घोषित? जो करो 7 मार्च 7 तारीख 3 मार्च 2020 से। अच्छा, 8 तारीख देखते आएगा। कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया आपने? डीएम साहब का दो और का नाम कमिश्नर में दिया, कमिश्नर साहब का। आज कानपुर में कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं भाई। आज तक
क्या मानते किसकी लापरवाही है? ये अधिकारी की है लापरवाही। अधिकारी का ही नहीं सुना तो चक्कर लगवावत है, हम चले जाओ ऐसे चक्कर काट रहे, चले जा रहे हैं। उसका खुद को जिंदा साबित करने की दरकार लिए माती जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा कागजों पर दर्ज मृत किसान। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के सिथरा बुजुर्ग गांव का है, जहां के रहने वाले एक किसान को कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते उनको मिलने वाली सरकारी योजनाएं पूरी तरह से बंद हो गईं और पीड़ित किसान अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगाने लगा। मृतक किसान ने तहसील प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय और कानपुर मंडल कमिश्नर से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद कानपुर मंडल कमिश्नर ने दिसंबर महीने तक पूरे मामले की जांच रिपोर्ट और इस पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित किसान एक बार फिर आज जिलाधिकारी कार्यालय आया। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिलाधिकारी नेहा जैन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया। आखिर यह मृत किसान कब जिंदा होगा और कब उसे पुनः सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा? कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। और जैन संत महामुनि सुधा सागर जी महाराज की आज भव्य आगवानी महारौनी नगर में ये हुई है, जहां पर हजारों की संख्या में विभिन्न समाज के श्रद्धालुओं ने यह आगवानी की है। और आपको बता दें कि महारौनी में बुंदेलखंड का ऐतिहासिक मंदिर का शिलान्यास महाराज जी के सानिध्य में हुआ। और आगरा में 9 देशों का एक डेलीगेशन ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचा। इस डेलीगेशन में 20 मेंबर थे जिन्होंने ताजमहल का दीदार भी किया। यह विदेशी डेलीगेशन करीब 2 घंटे तक ताजमहल में रहा और ताजमहल के दीदार के दौरान जमकर फोटो सेशन वहां पर हुआ है। आपको बता दें कि 15 दिन में भारत के दौरे पर ये हैं और 9 देशों के डेलीगेशन में कुछ देशों के प्रशासनिक अधिकारी हैं और कुछ अपने देशों के जस्टिस हैं। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है और कहा कि भारत के लोकतंत्र में सवाल उठाकर राहुल ने देश का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल ने विदेश की धरती पर अपने देश को बदनाम करने का काम किया है। साथ ही धामी ने कहा कि भारत का लोहा विश्व मान रहा है, लेकिन राहुल बेइज्जती करा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं। वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बनाकर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने को सांसद ना होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है, भारत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और वैसे भी इनको ये बोलने का कोई हक नहीं है। इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में डालने का काम किया था, ये पूरा भारत जानता है, भारत का एक एक जनगण मन जानता है। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। और वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की है। निशंक ने कहा कि प्रदेश की सरकार में आम जनता को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष फोकस किया है। दोनों को पेंशन नहीं मिल रही थी, अब उनको भी पेंशन मिल सकेगी। ये प्रावधान हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और लोक निर्माण विभाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया। वो अनुरक्षण के क्षेत्र में हो चाहे नए निर्माण के क्षेत्र में हो, अलग अलग मदों में भी देखेंगे तो बृहद निर्माण के लिए भी 1244.44 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये जो अवस्थापनाओं का विकास में अलग अलग जगह देख रहा था, चाहे वो सिंचाई का है चाहे ऊर्जा का है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी 1251 करोड़ रुपए का किया है। और लखवाड़ 82 जो बहुत ही महत्वपूर्ण लखवाड़ परियोजना है, उस लखवाड़ परियोजना के लिए भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है।
और सिंचाई विभाग को यदि देखेंगे तो 1443.42 करोड़ का प्रावधान करके और ये जो सौंग डैम के लिए 110 करोड़ का प्रावधान करके पेयजल, सिंचाई और अवस्थापना, तमाम प्रकार की अवस्थापनाओं के लिए तो इधर रोजगार की दिशा में चल रहा है, इधर अवस्थापना विकास की दिशा में ये बजट चल रहा है। और वही विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद आज हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदयेश ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया और साथ ही सुमित हृदयेश ने यह भी कहा कि विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इस बारी पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है। हाँ, वाकई में ऐसा लग रहा था कुर्सी क्योंकि डोल रही है, युवा कुर्सी हिला रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर दूसरी लाइन में मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मुझे तो लगा कहीं गलती से अडानी जी का नाम ना ले लें बीच बीच में। लेकिन असलियत यह है कि सत्र को सही से ना चलने दिया जाए, इसके लगातार पीठ और सरकार के बीच में एक नियोजित तरीके से प्रयास करे गए। विपक्ष को कैसे उकसाएं, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा था, अन्य सदस्यों के प्रश्न तारांकित कर दिए जा रहे थे। और विकास की जहां तक बात है, हल्द्वानी का ISBT कहाँ है, हमारा जू कहाँ है, हमारी रिंग रोड कहाँ है, नजूल यहाँ पे 75% है। मैंने मांग करी कि जो मलिन बस्तियां उनको उनका नियमितीकरण कर दीजिए, नजूल का नियमितीकरण करिए, भूमि दरी दीजिए। एक व्यक्ति जीवन भर जो कमाई करता है कहीं ले तो नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी जमीन कानूनी तौर से उसके आने वाली पीढ़ियों की हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात हो। और वही रामनगर में स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और बाहर से आए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने इसमें प्रतिभाग किया है। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर PNG PG महाविद्यालय के प्राचार्य MC पांडे ने बताया है कि आज का ये सेमिनार स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जा सकता है उस पर ही ये बेस्ड है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसमें रामनगर में हमारे PNG PG कॉलेज में एक सेमिनार गृह विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। और विशेषकर इस समय सस्टेनेबल जो हमारा जो जिस तरह से हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का स्वास्थ्य है और किस तरह से आने वाली संभावनाएं हैं कि इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे दुरुस्त किया जाए कि हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय में आज की वर्कशॉप सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ एंड वेलबींग पर है और ये महाविद्यालय के पिछले 3 सालों के जो सतत प्रयास हैं उसी के आगे एक कदम है। पहले हमने महाविद्यालय में पूरे ग्रीन चैंपियनशिप प्राप्त करी थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें पुरस्कार मिला था ग्रीन चैंपियन के रूप में। हमने महाविद्यालय के पेड़ों को देखा, उसके बाद हमने मुख्यमंत्री नवाचार योजना में हिमालयन औषधि ज्ञान केंद्र की स्थापना करी महाविद्यालय में। और वही राजधानी देहरादून में बादलों ने डेरा डाला और शाम को अंधड़ भी चली है। वहीं देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई है और रात भर झमाझम बारिश भी दर्ज हुई है और आज की सुबह भी बारिश लगातार जारी रही। दून के बाहरी क्षेत्रों और मसूरी के आसपास के कई स्थानों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। दून में रात को हुई झमाझम बारिश से ठिठुरन महसूस की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दून में रात तक 1 घंटे के अंदर 10 मिलीमीटर ये बारिश दर्ज की गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और चोटियों पर हिमपात भी हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।